बेगूसराय में है कि नहीं उनका कार्यालय? बढ़िया होगा। अभी हम लोग जब मनोज मंजिल साहब जिस गेस्ट हाउस वहां पे रुके हुए थे सरकारी, वहां की हालत देखिएगा और जो उनका कार्यालय बना है उसकी हालत देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। सरकारी चीजों को बर्बाद करते जाओ और उनकी ऑफिस 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार होटल की तरफ बन गई है। और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पिछले साल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला था कि लगभग 600 650 700 जिले होंगे और 700 से ज्यादा उनकी ऑफिस बन गई। तो उतना पैसा तो आपके पास है नहीं। ऐसे विपरीत वक्त में पैसे की ताकत से कैसे लड़ेंगे? जिस वक्त मीडिया को जनतंत्र, लोकतंत्र और जनता के पक्ष में खड़ा होकर उस सच के लिए लिखना, लड़ना और लोगों को सच दिखाना था, जिसे सत्ता दबाती हो, जिसे सत्ता छिपाती हो, आज वो मीडिया किसके दरबार में दरबारी बन गया? या भी टेलीविजन चैनल पर कोई आपके रोजमर्रा के जीवन का कोई विषय अगर प्राइम टाइम के डिबेट में आता हो तो हमको बताइए। क्या शिक्षा पर वहां कोई डिबेट होती है टेलीविजन पर? क्या रोजगार 45 साल 50 साल में सबसे ज्यादा नीचे रोजगार की दर है और बेरोजगारी सबसे चरम पर है? आपने डिबेट देखी है क्या? आपके देश में महंगाई इतनी बढ़ती जाए, बुनियादी मुद्दे जो रोज आपको प्रभावित करते हैं, उस पर टीवी आपके साथ नहीं खड़ा है, आपका अखबार आपके साथ नहीं खड़ा है, वो लोकतंत्र बचाने के लिए नहीं खड़ा है, वो उनके साथ खड़ा है जिनसे हमारी लड़ाई। तो आपके पास न पैसा, ना आपके पास मीडिया जो सच की बात को दिखाने का दावा करती है, और उसके बाद उनके पास नोटबंदी का जो पैसा था केवल ऑफिस में खर्च नहीं हुआ, बहुत पैसा था ना, तो कुछ सांसद विधायक खरीदने में भी खर्च हुआ है, लोगों की सरकार पलटाने में भी खर्च हुआ है, और अपनी सरकार इस बार बैसाखी पर जो चल रही है उन बैसाखियों को मजबूत करने में भी खर्च हुआ है। नायडू से लेकर नीतीश जी तक सबको पता है कि किसकी पार्टी कैसे चल रही है और किसकी सरकार कैसे चल रही है। ऐसे आयोजनों का मकसद यह होता है कि पैसा आपके पास नहीं है जितना उनके पास है, मीडिया अखबार आपके पास नहीं है, सब उनके साथ है, तानाशाही जुल्म ज्यादती इतनी ज्यादा है कि जो बोलेगा उसे जेल में डाल दिया जाएगा, उसके ऊपर फर्जी मुकदमे कर दिए जाएंगे, उसे या तो खरीद लिया जाएगा, अगर बिकेगा नहीं तो डराया जाएगा जेल के नाम पर, मुकदमों के नाम पर, तब भी नहीं चुप हुआ तो मार दिया जाएगा। बिहार जब भी आता हूं तो बाबू जगदेव याद आते हैं कि पहली पीढ़ी के लोग मारे जाएंगे, दूसरी पीढ़ी के लोग जेल जाएंगे और तीसरी पीढ़ी के लोग राज करेंगे। और आज मैं देखता हूं कि तीनों पीढ़ी सामने हमारे हैं, जेल भी जा रहे हैं, मारे भी जा रहे हैं और राज भी रहा है, और अभी नहीं है लेकिन किसी और रूप में तो है ही। आज भी बिहार की कुर्सी पर कौन बैठा है जो समाजवाद का सबक लोहिया से, जेपी से सीख कर आया था? वही ना कुर्सी पर बैठे हैं। अभी अटल बिहारी वाजपेयी जी के सपनों का भारत बिहार नहीं बना है। उप मुख्यमंत्री, बयान याद है? अटल बिहारी वाजपेयी जी को सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी जब बिहार की कुर्सी पर अपना एक मुख्यमंत्री बैठेगा। यह है बिहार की स्थिति। ऐसे वक्त में जब सारी परिस्थितियां आपके विपरीत चली जाएं, तब ये आयोजन एक दूसरे को हिम्मत देने के लिए होते हैं कि आप विचारों की इस लड़ाई में, संविधान बचाने की इस लड़ाई में, वंचितों शोषितों को हक अधिकार दिलाने की इस लड़ाई में आप अकेले नहीं खड़े हो, इतने लोगों का हुजूम आपके साथ है। ये इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी ताकत होती है। ये मेरे हिसाब से आज के आयोजन का एक हिम्मत यहां से लेकर के बाहर जाने का है। इसीलिए इस तरह के आयोजन खत्म नहीं होते कि अभी 4 बजेगा, हमारी बात खत्म हुई, आयोजन खत्म हुआ। नहीं, जो बात रिंकू जी ने जिस खतरे से आगाह किया है बिहार केंद्रित, जिस खतरे से आगाह किया गौतम प्रीतम ने और पुराने पहले के तमाम वक्ताओं ने, और बहुत विस्तार से जिस बात को अभी कॉमरेड मनोज मंजिल ने आपके सामने रख दिया है,
मैं इन बातों को केवल एक जगह करके उनसे सहमति दर्ज करते हुए आपको थोड़ी सी कुछ बातें इसीलिए कहना चाहता हूं कि जब ये आयोजन खत्म हो, इससे बाहर निकलिएगा, तब असली काम शुरू होगा। मैं अभी बेगूसराय आने के क्रम में गूगल करने बैठ गया कि बेगूसराय के सांसद कौन कौन बने आज तक, और 1951-52 से लेकर के 1996 तक कौन सांसद थे बेगूसराय के लोग ज्यादा अच्छे से जानते हैं। मेरे सामने पूरी लिस्ट है। एक आध बार 1996 या 98 में एक बार महतो जी बने हैं, 96 में 98 में बने हैं, और बेगूसराय से नहीं। अच्छा, लोकसभा का नाम कुछ और था, लेकिन उसमें यह भी आता रहा होगा, 2 लोकसभा था। उसके बाद फिर कोई और बनता चला गया, और अभी कौन है 2024 में? नाम नहीं लेना है, काम से आप हरकत से समझ जाएंगे कि कौन आपका प्रतिनिधि है। यहां इस वैचारिक मंच पर अगर हम नाम लेंगे तो बिरसा, फूले, अंबेडकर, पेरियार, जगदेव, कर्पूरी और मंडल का नाम लेंगे, और किसी को उसके लायक हम नहीं समझते। हमें नहीं लगता कि बेगूसराय में इतने कम लोग इस विचारधारा से जुड़े हैं कि इतना बड़ा आयोजन हो और कुर्सी खाली रह जाए। कहीं तो गड़बड़ हो रहा है जो हमारी तरफ से हो रहा है। अब इस पूरे सभागार को उठा लीजिए। मंच पे 2-3 महिलाएं थीं जो स्वागत करने आईं, और सभागार में कितनी महिलाएं हैं? अब महिलाएं हैं ही नहीं, जितने पुरुष हैं वही अकेले क्रांति करने आए हैं, और महिला को घर छोड़ के आए, फिर आके कहेंगे कि घर में हमारी नहीं चलती है। आप वहां ले नहीं आए जहां पर विचार की बात होती थी, तो घर में आपकी कैसे चलेगी? क्योंकि क्रांति हम अकेले करना चाहते हैं। तो बिना महिलाओं के, या तो अब ये जिम्मेदारी आप निभाएं कि यहां से निकलें, तो आप उस तरह से महिलाओं को जागरूक करें, जिसके लिए एक बड़ा अलग तरह का नारा जगदेव बाबू ने दिया था। अब की सावन भादो में, अब बिहार के लोग पूरा नारा जानते ही हैं, तो मैं पूरा नारा नहीं बोल रहा हूं अलग वजह से, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा। तो जो कामगार महिलाएं हैं, वंचित शोषित घरों की महिलाएं हैं, वो इस तरह के आयोजनों में क्यों नहीं होती, और वो आपके मंच के वक्ताओं में क्यों नहीं होती? कि जब तक सामंतियों के सामने कोई बोलता नहीं था, तो न बिहार में जातिवाद था, न बिहार में कोई लोकतंत्र कमजोर था। बिहार तो स्वर्ण युग था, सम्राट अशोक से भी अच्छा बिहार था, जब बिहार के दलित पिछड़े बोलते नहीं थे। किसी ने कह दिया कि दरवाजे के सामने से चप्पल उतारो, तो चुपचाप चप्पल उतार देते थे। किसी ने कह दिया कि हमारे सामने खटिया पर नहीं बैठोगे, तो चुपचाप नीचे जमीन पर भुइयां बैठ जाते थे। किसी ने कह दिया कि तुम्हारा हम पूरा श्रम का शोषण करेंगे और कोई उसकी लागत नहीं देंगे, तो चुपचाप वो शोषण करवा लेते थे। तब तक बिहार में स्वर्ण युग था। और जब दलितों पिछड़ों ने अपने हक अधिकार के लिए आवाज उठाना शुरू कर दिया, और जो जिस भाषा में समझ रहा था, कुछ लोग उनको उसी भाषा में समझाना शुरू कर दिए, तब कहा गया कि बिहार में जंगल राज आ गया है। इस बात को मैं यहां पर कहना चाहता हूं। जब तक वो गुलाम बनकर के सहते रहे, तब तक कोई जातिवाद नहीं। और जब उन्होंने आवाज उठाई, और वो क्या आवाज उठाई थी? वही आवाज जो शहीद बाबू जगदेव प्रसाद ने इस बिहार को समझाया और सुनाया था। और रिंकू जी ने बहुत बढ़िया कहा, उस एक गांव का नाम क्या है जैसा वो पूरे बिहार को बनाना चाहते थे? सहार बना देना चाहिए पूरे बिहार को। और मैं नौजवानों को इसलिए, देखिए हम भी 14 साल प्रोफेसर रहे, अब इतना देर आप लोग बैठे हैं, मनोज भाई भी बहुत दूर से आए हैं, बड़ी मेहनत से कोई कार्यक्रम होता है, और कथा भागवत वाला तो डरा के बैठा लेता है सबको। जैसे जादूगर पहले आता था, तो जादूगर जब डमरू बजा के अपना असली खेल दिखाना शुरू करता था, तो कहता था सब लोग बैठ जाओ, जो नहीं बैठा तुरंत उसको कोई बुरी खबर हो जाएगी, पेट में दर्द होगा, सर फट जाएगा। जो नहीं बैठा वो तुरंत बैठ जाता था। तो जादूगर वैसे डराता था। आजकल दूसरका सब घूम रहा है। पहले हम लोग, मैं आजमगढ़ का रहने वाला हूँ, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करता था, और वहाँ जब जाते थे तो बस से जाते थे, सरकारी बस में, तो पर्चा बांटने वाले आके हर सीट पे एक एक पर्चा बांट देते थे। उस पर्चे पर पता नहीं क्या क्या मंत्र वंत्र लिखा रहता था, और नीचे लिखा रहता था, इस पर्चे को पढ़ते ही फलाने ने
100 पर्चा अपने पैसे से छपवा कर बांट दिया। उनके घर में सारे रुके काम पूरे हो गए, उनका कल्याण हो गया, और फलाने ने इस पर्चे को फाड़ कर फेंक दिया, 24 घंटे में उनके घर कोई दुर्घटना हो गई। अब बताओ आप उस पर्चे को पढ़ के क्या करोगे? और आजकल सब बिहार में घूम रहा है, स्टार प्रचारक पहले आ चुका है। पिछली बार जब हम भागलपुर आए तो 2-3 स्टार प्रचारक घूम रहे थे, और गांव-गांव उनकी कथा हो रही है, और वो डरा करके आपको अपना बना लेता है। इस वैचारिक कार्यक्रम में हम आपको डराने, लालच देने और कुछ करने नहीं आए हैं। हम आपसे एक सवाल पूछने आए हैं कि जो कुर्बानियां बिहार ने पिछले 70 साल में दी, वो कुर्बानियां आज आपसे इम्तिहान की घड़ी के वक्त अपना हिसाब लेने के लिए मुहाने पर खड़ी है। 2025 का बिहार, 4 महीने बाद का बिहार इस बात का फैसला लेने जा रहा है कि जिन शहीदों को आप नाम लिख करके वहां इतनी तस्वीरें लगाई हैं आयोजकों ने, उनका इतिहास हम लोग बुलंद होकर के बोलते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने यह किया, डॉक्टर लोहिया ने यह किया, कर्पूरी ठाकुर ने यह किया, जगदेव बाबू ने यह किया, बीपी मंडल ने यह किया, तो वो तो करके चले गए, और ऐसा बिहार दे करके गए कि हम और आप ताकत से बोल सकते हैं 25 साल बाद अगली पीढ़ी आपसे और हमसे पूछेगी कि पुरखों ने तो जो करना था कर दिया,